Hello everyone. Welcome again to live session of Monologue classes. I'm Dinesh Kumar and I will take today's The Hindu News Analyst. Today is 23rd October 2023. So now we'll come to the important news of today's newspaper. So the first news is Israel pounds Gaza as a humanitarian crisis unfold in hospitals. ठीक है, अब देखिए क्या है। जैसे आप लोग जानते हैं कि इसराइल के बीच में और हमास के बीच में एक युद्ध चल रहा है काफी दिनों से, लेकिन यहाँ पर रूल्स ऑफ वार को जो है वायलेट किया जा रहा है। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि जो रूल्स ऑफ वार हैं इनका वायलेशन केवल इसराइल कर रहा है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। ठीक है, ये जो रूल्स ऑफ वार का वायलेशन जो है वो हमास ने भी पहले किया था। ठीक है, और जब हमास ने रूल्स ऑफ वार का वायलेशन किया था 7 अक्टूबर को, जो उन्होंने जाकर सिविल लोगों को किल किया था। ठीक है, अब ये तो रूल्स ऑफ वार का जो वायलेशन है वो दोनों तरफ से हो रहा है। ठीक है, पहले हमास ने किया, नाउ इसराइल की तरफ से हो रहा है। लेकिन अभी जैसे एक रिसेंट न्यूज थी कि एक हॉस्पिटल पर बॉम्ब गिराए गए जिसकी वजह से अराउंड 500 लोग इसमें डेथ हुई। तो यहाँ पर इसका एक बड़ा इंटरनेशनल कंसर्न रेज हुआ, लेकिन इसराइल ने कहा कि ये हमने नहीं गिराए हैं, वी विल प्रोवाइड यू द प्रूफ। ठीक है, लेकिन ऐसी कोई बात हमास की तरफ से नहीं आई कि दैट वी विल आल्सो प्रोवाइड यू द प्रूफ दैट वी डिड नॉट ड्रॉप दीज बॉम्ब्स। ठीक है, अब ये आता है एक टर्म ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। ठीक है, अब हम थोड़ा इसको समझते हैं। तो देखिएगा, पहले हम समझते हैं राइट ऑफ इजराइल ऑफ सेल्फ डिफेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो देयर इज आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर। ठीक है, और ये किसी भी कंट्री को जो कि यूएन का मेंबर है उसको ये राइट देता है कि अगर उस पर कोई अटैक होता है या इवन एग्रेशन होता है। अब यहाँ हम समझते हैं द डिफरेंस बिटवीन अटैक एंड एग्रेशन। अटैक का मतलब होता है कि एक्चुअल अटैक उसको हो गया है। एग्रेशन का मतलब है कि अभी अटैक नहीं हुआ है, बट देर आर पॉसिबिलिटी दैट इट मे हैपन इन नियर फ्यूचर। ठीक है, तो मतलब एक रीजनेबल एप्रीहेंशन इन द माइंड ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री कि दैट एन अटैक इज गोइंग टू हैपन अपॉन दैट पर्टिकुलर नेशन। तो ये राइट देता है उसको। तो अब जैसे मान लिया पहले हमास ने उस पर अटैक किया, तो ये राइट टू सेल्फ डिफेंस उसके पास है, इसराइल के पास है कि वो ऐसा उस पर अटैक कर सकता है टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। लेकिन यहाँ पर सेक्शन आर्टिकल 51 फिर ये कहता है कि जब उस पर वो अटैक करेगा ये तो उसके पास राइट है, लेकिन इट इज द ड्यूटी ऑन द पार्ट ऑफ इसराइल टू इन्फॉर्म द सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, एंड देन then it is supposed to act according to the direction of security council। ठीक है, अब एक दूसरा एस्पेक्ट ये है, एज ए जनरल रूल यूएन जो है किसी भी कंट्री के इंटरनल अफेयर में इंटरफेयर नहीं करते, ऐसा आर्टिकल 2 क्लॉज 7 ऑफ यूएन चार्टर कहता है। 2 क्लॉज 7 ऑफ यूएन चार्टर। ठीक है, लेकिन इसका एक्सेप्शन ये है कि अगर दो कंट्रियों के बीच में वार हो रही है, ठीक है, और उससे इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को खतरा है, तो वहां पर सिक्योरिटी काउंसिल का राइट है कि वो दो देशों के बीच में या दो ग्रुप्स के बीच में जो वार हो रही है वो इंटरफेयर कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो रूल ऑफ वार है वो ये कहते हैं कि भाई आप जो मिलिट्री पर अटैक करेंगे दोनों साइड से, ठीक है, और यू विल नॉट अटैक ऑन द सिविल पॉपुलेशन। लेकिन इस रूल्स ऑफ वार का जो वायलेशन है वो दोनों तरफ से किया गया। नाउ वी कम टू नेक्स्ट, यूजिंग ऑफिशियल एज गवर्नमेंट प्रचारक रॉन्ग खरगे। ठीक है, तो हम इसका केवल रेलिवेंट और लीगल एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये कहता है, जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है मिस्टर खड़गे, उन्होंने कहा है कि अगर हम उनको एक एज ए प्रचारक की तरह यूज करते हैं या एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह यूज करते हैं या उनको हम अपने पॉलिटिकल पार्टी के लोगों की तरह यूज करते हैं, देन इट इज द वायलेशन ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल 1964। ठीक है, तो ये कहता है it directs that no government servant shall take part in any political activity. He also cited an order by the Ministry of Defense directing soldiers on annual leave to spend time on promoting government scheme, making them soldier admission।
तो उन्होंने कहा कि अगर हम किसी को इस तरह से भी किसी सोल्जर को छुट्टी देते हैं और उसको देते हैं कि नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू प्रमोट द गवर्नमेंट स्कीम, तो इट इज आल्सो इन द वायलेशन ऑफ द service rules. Now we come to third news, and it is Canada's actions are in the violation of Vienna Convention, जयशंकर। तो यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया के और कनाडा के रिलेशन थोड़े स्ट्रेंथ हो गए हैं, और यहाँ पर पहले कनाडा ने हम पर एलिगेशन लगाया था कि दैट वी आर वायलेटिंग द प्रोविजंस ऑफ वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन। नाउ अब यहाँ पर हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं जयशंकर जी, इन्होंने उन पर एलिगेशन लगाया है कि दैट वी आर नॉट वायलेटिंग एनी नॉर्म्स ऑफ द वियना कन्वेंशन, रादर द नॉर्म्स ऑफ द लॉ इज बीइंग वायलेटेड बाय द कनाडा इटसेल्फ, क्योंकि उन्होंने भी हमारे जो एम्बेसडर्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, उनके नंबर को कम कर दिया, जिसकी वजह से हम भी वहां पर अब उनको सर्विस वीजा सर्विस प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं कनाडा में। लेकिन उन्होंने होप किया है कि जल्दी ही जैसे ही रिलेशनशिप इम्प्रूव होगी दोनों साइड से, तो वी विल रिज्यूम दिस सर्विस अगेन। Soldier posted at Siachen Glacier first अग्निवीर to be killed in the line of duty। तो ये अग्निवीर एक गवर्नमेंट की स्कीम थी जिसमें कि पहले 4 सालों में किसी भी जो पर्सन को मतलब परमानेंट पोस्ट नहीं दी जाएगी, पहले 4 साल के लिए वो अग्निवीर की जॉब करेंगे। तो पहले अग्निवीर जो है हमारे देश के, उनकी डेथ हो गई है, गावटे अक्षय लक्ष्मण जी। Now we come to next, स्विस वोमेन्स मर्डर पुलिस इन्वॉक ट्रैफिकिंग चार्ज। अब हम ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो दिल्ली में एक स्विस फीमेल की डेथ हो गई है, उसका मर्डर हुआ है। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि व्हाट इज दिस ट्रैफिकिंग चार्ज। तो बेसिकली ट्रैफिकिंग को डिफाइन किया गया है सेक्शन 370 ऑफ आईपीसी में, और ट्रैफिकिंग का मतलब होता है लोगों को खरीदना बेचना, ठीक है। तो अब यहाँ पर इनके मर्डर में जो स्विस फीमेल का मर्डर हुआ है, उसमें ये एलिगेशन है और एप्रीहेंशन है कि इसमें कहीं ना कहीं ट्रैफिकिंग का भी केस इन्वॉल्व है। तो ट्रैफिकिंग का मतलब है कि फॉर एग्जांपल किसी फीमेल को स्विस से यहाँ बुलाया गया किसी दूसरे काम के बहाने, ठीक है, और यहाँ पर फिर उनका मर्डर कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर कंसर्न पर्सन पर 2 चार्ज लगेंगे, एक तो मर्डर का लगेगा 302, और एक लगेगा उस पर ट्रैफिकिंग और ह्यूमन बीइंग। अब ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एक क्रिमिनल ऑफेंस तो है ही है, साथ ही साथ ये वायलेशन है आर्टिकल 23 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि आर्टिकल 23 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ट्रैफिकिंग ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग को प्रोहिबिट करता है, और वो कहता है कि बेगार, ठीक है, या कंपलसरी लेबर या फोर्स लेबर को वो प्रोहिबिट करता है। तो अगर किसी पर्सन के साथ ट्रैफिकिंग हो रही है या उसको कंपेल किया जा रहा है फोर्स लेबर करने के लिए, सो दीज आर अ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर आईपीसी, बट दीज आर आल्सो अमाउंट टू द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ दैट पर्सन। तो यहाँ पर उस पर्सन के पास ये लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट है कि दैट पर्सन कैन अप्रोच only to the honorable supreme court directly। Now we come to next news, एयर क्वालिटी वर्सन में स्टे वेरी पुअर फॉर नेक्स्ट 3 days। तो यहाँ पर जो एयर क्वालिटी है हम उसका एक लीगल एस्पेक्ट डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली आर्टिकल 21 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जो हमको 2 राइट देता है। पहला देता है राइट टू लाइफ, एंड दूसरा देता है राइट टू पर्सनल लिबर्टी, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। अब आर्टिकल 21 स्टेट गवर्नमेंट पर और सेंट्रल गवर्नमेंट पर कोई इस तरह की ड्यूटी इम्पोज नहीं करता डायरेक्टली कि उनकी ड्यूटी है कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, लेकिन देयर इज आर्टिकल 48A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज द पार्ट ऑफ डीपीएसपी मींस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और ये इनडायरेक्टली ड्यूटी ये ड्यूटी इम्पोज करता है किस पर, स्टेट पर। वो कहता है कि स्टेट शैल एंडेवर टू इम्प्रूव एनवायरनमेंट। क्या कहता है कि स्टेट जो है वो एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर ये इसमें कहता है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो तो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, लेकिन यहाँ पर लॉ कहता है कि अगर यहाँ पर स्टेट अपने इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को फॉलो नहीं करता, तो आर्टिकल 21 को इसमें रीड किया जा सकता है। तो इस पर एक लैंडमार्क जजमेंट था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी पर्सन
to live in a pollution free environment. तो यहाँ पर जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट को एक फंडामेंटल राइट बना दिया आर्टिकल 21 में, तो यहाँ पर स्टेट की ये ड्यूटी जो थी ये डायरेक्टली तो एनफोर्सेबल नहीं थी, क्योंकि फंडा जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, दीज आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनडायरेक्टली क्या बना दिया, इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इनडायरेक्टली बना दिया एनफोर्सेबल। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को स्टेट इनडायरेक्टली एनफोर्सेबल बना देते हैं बाय इंटरप्रेटिंग दोज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द फंडामेंटल राइट्स। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। गाजियाबाद कॉलेज टीचर सस्पेंडेड आफ्टर रो ओवर जय श्री राम। तो यहाँ पर हम इसका लीगल एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे। एक कॉलेज में एक कल्चरल फंक्शन हो रहा था, वहां पर एक स्टूडेंट ने जो है जय श्री राम के का स्लोगन बोला और उसको टीचर ने थोड़ा सा डांट दिया या उसको नीचे आने के लिए बोला कल्चरल स्टेज से। अब इस पर एक इशू आया, तो वी विल नॉट डिस्कस द सोशल इशू, रादर वी विल डिस्कस ओनली द लीगल इशू। अब यहाँ पर क्या किसी स्टूडेंट को जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया है, ठीक है, अगर वो किसी स्टेज पर जय श्री राम का नारा लगाता है या स्लोगन बोलता है, तो क्या उसने कोई लीगल रॉन्ग किया है? सो आंसर इज नो, उसने कोई लीगल रॉन्ग नहीं किया। सेकंड पॉइंट ये है कि उसका ये फंडामेंटल राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है आर्टिकल 19(1)(a)। तो आर्टिकल 19(1)(a) जो हमको राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है वो एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन आर्टिकल 19(1)(a) जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, रादर इट इज सब्जेक्ट टू द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, अब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कौन कौन सी हैं? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऐसी हैं कि आप कोई ऐसा वर्ड नहीं बोल सकते जिससे हमारे और दूसरे किसी दूसरे देश के रिलेशन जो है वो खराब हो जाएंगे, भारत की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को खतरा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में 8 ग्राउंड्स दी गई हैं, उन पर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोका जा सकता है या कर्टेल किया जा सकता है, लेकिन जो स्टेटमेंट इन्होंने बोला है जय श्री राम, इट डज नॉट फॉल विद इन एनी ऑफ द लिमिटेशन और विद इन एनी ऑफ द restrictions mentioned in the article 19 clause 2, इसलिए इनके पास ये राइट है। सेकंड पॉइंट ये है कि आर्टिकल 25 जो है हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो राइट टू रिलीजन देता है, राइट टू रिलीजन एज ए फंडामेंटल राइट। तो राइट टू रिलीजन में आता है प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन जय श्री राम बोला है तो देन इट विल बी डीम्ड दैट दैट पर्सन इज प्रोपोगेटिंग हिज और हर ओन रिलीजन। ठीक है, तो अब अगर ऐसे पर्सन के खिलाफ आप कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हैं या उसको बोलते हैं कि वो स्टेज से नीचे आए, देन इट इज नॉट कंसीडर्ड एज ए करेक्ट एक्ट और इट इज नॉट अ लीगली करेक्ट एक्ट। ठीक, अब यहाँ पर दूसरा जो पक्ष है, जो कंसर्न फीमेल टीचर्स थी, उनका कंसर्न ये है कि they were just trying to maintain the decorum of the program and they did not have intentions to prevent them from saying Jai Shri Ram. Now, this news is very important. The court's no fundamental right to marry is wrong. तो रिसेंटली अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था रिगार्डिंग द सेम सेक्स। ठीक है, सुप्रियो चक्रवर्ती का केस। ठीक है, अब यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा कि इन इंडिया देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू मैरिज। ठीक है, देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू मैरिज। भारत में मैरिज करना एक फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि जो सेम सेक्स के पर्सन थे वो डिमांड कर रहे थे कि सेम सेक्स मैरिज को इंडिया में रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने उसको नहीं माना। अब ऑनरेबल कोर्ट के वर्डिक्ट के अगेंस्ट मिस्टर आनंद ग्रोवर हैं, इज अ सीनियर एडवोकेट प्रैक्टिसिंग इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इन्होंने अपने विचार रखे और इन्होंने कहा है कि देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू मैरी इज रॉन्ग। तो इन्होंने कहा है ये, नाउ ही इज क्रिटिसाइजिंग द डिसीजन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, देयर व्यूज और द व्यूज ऑफ मिस्टर आनंद ग्रोवर are personal in nature and I'm just reiterating his own views
whatever is mentioned in editorial. So I'm not here saying anything about my own views, ठीक है, but I'm reiterating or analyzing or explaining the views given by Mr. Anand Grover in the regarding that particular case. अब यहाँ पर हम इसको देखते हैं वन बाय वन करके समझते हैं। तो उन्होंने कहा था कि जो हमारा देश है वहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो राइट टू मैरिज है वो फंडामेंटल राइट। तो ये कहते हैं कि दिस स्टेटमेंट और दिस अप्रोच ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज नॉट लीगली करेक्ट। अब इनका पहला पॉइंट क्या है, इन्होंने कहा है कि देखिएगा जो नाज फाउंडेशन का केस था, अब हमें इसके लिए थोड़ा सा बैक जाना होगा, ठीक है, और हम थोड़ा इसको डिटेल में समझेंगे क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल और क्रिटिकल इशू है यहाँ पर, ठीक है। क्या सबसे पहले जो आर्टिकल 370 सॉरी सेक्शन 377 आईपीसी है वो पनिशेबल ऑफेंस बनाता है कार्नल इंटरकोर्स को, ठीक है। तो कार्नल इंटरकोर्स बिटवीन द टू पर्सन और बीट मेल और फीमेल, इट इज कंसीडर्ड एज एन ऑफेंस, ठीक है। तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था on the ground that if the two persons want to have the carnal intercourse against the order of nature with their own consent, then what is the problem to the law or what is the problem to the concerned government or the state? So subsequently, the first case in this regard was the Naz Foundation versus NCT of Delhi, और इस केस में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कह दिया था कि सेक्शन 377 जो है इट इज अगेंस्ट आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब आर्टिकल 21 हमको जो है दो फंडामेंटल राइट देता है। पहला फंडामेंटल राइट है हमारा राइट टू लाइफ और दूसरा फंडामेंटल राइट है हमारा राइट टू पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। तो अब अगर कोई पर्सन अपनी इच्छा से इस तरह का सेक्सुअल एक्ट करना चाहते हैं तो उनको रोकना अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट इन द केस ऑफ नाज फाउंडेशन वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली is not legally correct. Rather, it will amount to the violation of their fundamental right under Article 21. तो बाद में जो दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन था जिसमें सेक्शन 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था, बाद में इसको चैलेंज किया गया सुरेश कुमार कौशल के केस में, ठीक है, सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये रिकॉग्नाइज किया कि सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी which prohibits the carnal intercourse between the two consenting parties is valid। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नाज फाउंडेशन के जो डिसीजन है उसको ओवररूल कर दिया, ठीक है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी वर हैविंग दिस डिसीजन। सब्सिक्वेंटली क्या हुआ कि सब्सिक्वेंटली फिर उसको फिर चैलेंज किया गया नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, लेकिन अल्टीमेटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया, किसको, सेक्शन 377 को। और स्ट्रक डाउन क्यों किया कि अगर कोई पर्सन अपनी इच्छा से कार्नल इंटरकोर्स करना चाहते हैं, ठीक है, with their free consent, then it is not the violation of any law, and if any such section makes makes it a punishable offense, then such section is against Article 21। तो बेसिकली नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 377 को पार्शियली स्ट्रक डाउन कर दिया। अब यहाँ पर वर्ड में पार्शियली क्यों बोल रहा हूँ, पार्शियली मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर ये सेक्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर अगेंस्ट द इंटेंशन ऑफ पर्सन है, अगेंस्ट द कंसेंट ऑफ पर्सन है, तो स्टिल इट इज एन ऑफेंस। सिमिलरली अगर ये अगेंस्ट एन एनिमल है तब भी ये एक ऑफेंस है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको पार्शियली बोल रहा हूँ क्योंकि सेक्शन 377 बहुत सारे एस्पेक्ट को डील करता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कहता है कि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, इनका व्यू ये है कि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज सिंह जौहर को स्ट्रक डाउन कर दिया तो वहां पर ये जो सेम सेक्स मैरिज है, अब अगर वो दो पर्सन इस तरह के रिलेशनशिप रखना चाहते हैं और इसको फर्दर एक्सटेंड करना चाहते हैं और इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, तो ये उनके पार्ट पे थोड़ा सा गलत है अकॉर्डिंग टू हिज पर्सन। सेकंड पॉइंट ये है कि देख केस था हमारे देश में, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब ये नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या हुआ, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये डिसीजन दिया ऑनरेबल कोर्ट ने क्या कि एक पर्सन, उसका फंडामेंटल राइट है कि वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकता है। मतलब अब पर्सन
कैन आइडेंटिफाई देमसेल्फ टू एनी जेंडर, ठीक है। तो ये सेक्शन 11 आईपीसी जो है वो पर्सन को डिफाइन करता है, और उसमें पर्सन में दो ही पर्सन को में लिखा हुआ है, जैसे मेल, फीमेल या कंपनी या एसोसिएशन, ये है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सेक्शन 11 आईपीसी है उसमें ट्रांसजेंडर भी फॉल करते हैं, और इसी डिसीजन के आधार पर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसजेंडर एक्ट वाज आल्सो पास्ड। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो एक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। यू आर एडवाइज टू रीड अबाउट दिस एक्ट, ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट, ठीक है। अब ये राइट इनको देता है कि एक पर्सन, ठीक है, बी इट मेल और फीमेल और ट्रांसजेंडर, वो अपने जेंडर को खुद आइडेंटिफाई कर सकता है, ठीक है। खुद आइडेंटिफाई करने का मतलब यहाँ पर ये है कि वो अगर एक मेल है, वो फीमेल बनना चाहता है तो बन सकता है, एक फीमेल है मेल बनना चाहती है तो वो बन सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर लॉ की कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं। अब फिर इन्होंने ये कहा कि जब सेक्शन 377 में कंसुअल सेक्सुअल एक्टिविटी अलाउ है तो क्यों ना इसको राइट टू मैरिज में कन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक है। तो अगर वो एक लंबे समय तक के लिए एक यूनियन में रहना चाहते हैं तो फॉर्मली उसको मैरिज का नाम क्यों ना दे दिया जाए। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट हैज आल्सो बीन हेल्ड बाय द कोर्ट इन द डाइवोर्स डिसीजंस दैट इन इंडिया person is entitled to autonomy, dignity, privacy and the right to choose their own partner to live with or marriage, ठीक है। तो जब ये राइट टू चूज पार्टनर एक फंडामेंटल राइट है, तो एक मैरिज फंडामेंटल राइट क्यों नहीं है। इट इज द व्यू ऑफ द मिस्टर आनंद को। नेक्स्ट पॉइंट ये है, after noticing your when one can have intimate relationship with a person of any gender, sexual orientation, it is logical to assume that in that situation when a couple are having a physical relationship they may prefer to develop a long term relationship, that is marriage। ये जो पैरा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो फिजिकल रिलेशनशिप कर रहे हैं और वो एक लंबे समय तक करना चाहते हैं तो इसको मैरिज क्यों नहीं कंसीडर किया जाए, ठीक है। नाउ तो इसमें इन्होंने अपना व्यू दिया। अब हम आते हैं कि जैसे ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ये एक फंडामेंटल राइट है, तो यहाँ पर इनका विचार ये है कि देखिएगा हमारे बहुत से जो ह्यूमन राइट्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स भी हैं, ठीक है। अब तो ह्यूमन राइट से सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ह्यूमन राइट का है यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। ये जो है 1948 का एक डॉक्यूमेंट है, और ये 10 दिसंबर 1948 को लागू हुआ, इसलिए 10 दिसंबर को हम ह्यूमन राइट डे भी सेलिब्रेट करते हैं। अब एज अ सिग्नेटरी कंट्री टू द यूडीएचआर, लेजिस्लेशन बाय पार्लियामेंट इन इंडिया मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद। तो क्योंकि भारत इसकी एक पार्टी है तो ये कहते हैं कि जो भारत के कानून है, बी इट लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट और लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, तो ये कैसे होने चाहिए, ये यूडीएचआर के हिसाब से होने चाहिए, यानी कि यूडीएचआर की लाइन में होने चाहिए। अब क्योंकि हम इसके सिग्नेटरी हैं, अगर हम इसके सिग्नेटरी ना होते देन हमारे पार्ट को कोई मैंडेटरी नहीं है कि हम ऐसे कानून बनाए। नाउ अब यूडीएचआर का आर्टिकल 16 जो है वो कहता है मैन एंड वोमेन ऑफ फुल एज विदाउट एनी लिमिटेशन ड्यू टू रेस, नेशनलिटी, रिलीजन हैव द राइट टू मैरी एंड टू फाउंड ए फैमिली। अब ये राइट टू मैरिज को आर्टिकल 16 ऑफ यूडीएचआर एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज करता है। तो यहाँ पर इनका कंसर्न ये है कि जब हम राइट टू मैरिज को यूडीएचआर रिकॉग्नाइज कर रहा है और हमारे बहुत सारे जो ह्यूमन राइट्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स भी हैं, और इंडिया उसका एक सिग्नेटरी भी है, तो इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेटमेंट कि मैरिज एक फंडामेंटल राइट नहीं है, वो इस लीगल एस्पेक्ट या इस ज्यूरिस्प्रूडेंस या इस इंटरप्रिटेशन के अगेंस्ट है, ठीक है। अब फिर उन्होंने कहा है कि जब आर्टिकल 21 में इतनी सारी चीजें शामिल हैं, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 21 क्या कहता है, पॉजिटिव राइट्स देता है बहुत सारे, इंक्लूडिंग द राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, ठीक है। तो हम राइट टू मैरिज को आर्टिकल 21 में क्यों नहीं रिकॉग्नाइज करते, ठीक है। फिर इन्होंने कहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रिया चक्रवर्ती के केस में कोर्ट ने कहा है कि
हम फॉरेन जूरिस्प्रूडेंस को रिकॉग्नाइज नहीं करते, ठीक है, यानी कि हम फॉरेन जूरिस्प्रूडेंस को एक्सेप्ट नहीं करते इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इटसेल्फ इन सुप्रिया चक्रवर्ती के केस में ये एक कंसेप्ट था डॉक्ट्रिन ऑफ इंटीमेट एसोसिएशन, इसको अलाउ किया और इसको इंटरप्रेट किया। एंड दिस डॉक्ट्रिन ऑफ इंटीमेट एसोसिएशन इज बेस्ड अपॉन और बोरोड फ्रॉम द ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ही सुप्रिया चक्रवर्ती के केस में ये कहा कि इंटीमेट एसोसिएशन का एक राइट है, ठीक है, आर्टिकल सॉरी सेक्शन 377 आईपीसी में। तो जब हमारे पास एक इंटीमेट एसोसिएशन का एक राइट है, तो व्हाई दिस राइट ऑफ इंटीमेट एसोसिएशन कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू राइट टू मैरिज ऑफ द सेम सेक्स पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने ये अपने विचार दिए हैं और ये इनके पर्सनल विचार हैं, ठीक है। तो 24 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज यूनाइटेड नेशन डे, तो इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। कल 24 अक्टूबर है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 24 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज यूनाइटेड नेशन डे, ठीक है। टू कर्ब इवेजन, EU यूरोपियन यूनियन रिपोर्ट कॉल फॉर 2% ग्लोबल वेल्थ टैक्स ऑन बिलियनियर्स। तो ये न्यूज का थोड़ा एस्पेक्ट डिस्कस कर लेते हैं हम, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बेसिकली जो टैक्स इवेजन की प्रॉब्लम को रोकने के लिए यूरोपियन यूनियन ने एक सजेशन दिया है, क्यों ना हम जो वर्ल्ड के बिलियनियर लोग हैं उन पर 2% वेल्थ टैक्स लगा दें, ठीक है। तो इनका कंसर्न ये है कि अगर हम वर्ल्ड के 3000 इंडिविजुअल पर 2% ग्लोबल वेल्थ टैक्स लगा देंगे, तो इससे 250 बिलियन डॉलर्स कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो मनी है इट कैन बी यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी एंड टू कर्ब द इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। नाउ टू एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड बाय इसरो पेव्ड वे फॉर गगनयान टेस्ट। तो बेसिकली इससे संबंधित ये दो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे। पहला जो एक्सपेरिमेंट था इट वाज कंडक्टेड इन 2007 एंड सेकंड इन 2014, ठीक है। तो पहले ये जो दो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे इसरो ने, ठीक है, उनकी वजह से ही गगनयान मिशन को सफलता मिली या गगनयान मिशन का एवोल्यूशन हुआ, ठीक है। और कोई इसमें इंपॉर्टेंट टर्म वगैरह नहीं है। आर्मी टू स्टार्ट फेजिंग आउट चीता चेतक हेलीकॉप्टर फ्रॉम 2027। तो अभी हमारी जो आर्मी है वो एक चीता चेतक हेलीकॉप्टर यूज करती है, लेकिन आर्मी ने डिसाइड किया है कि 2027 से वो इनको फेज आउट कर देगी, यानी कि इनके स्थान पर वो नए हेलीकॉप्टर खरीदेगी। नाउ हाउ बैट जीनोम प्रोवाइड इंसाइट इनटू इम्यूनिटी एंड कैंसर। तो यहाँ पर जो बैट है उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं। तो ये न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट यू शुड बी अवेयर अबाउट इट, ठीक है। इसमें कहता है कि जो बैट्स हैं हमारे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्गेनिज्म है। ये बहुत प्रकार से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है? तो पहला पॉइंट ये है कि दे आर द ओनली मैमल्स ऑन द अर्थ दैट कैन मेंटेन सस्टेन फ्लाइट। तो ये बहुत लंबे समय तक उड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि इनका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होता है। थर्ड क्या है, ये बहुत सारी डिसीज से प्रोटेक्टेड होते हैं इंक्लूडिंग कैंसर। नेक्स्ट क्या है, दे हैव अ यूनिक एबिलिटी इन इकोलोकेशन वेयर दे यूजेस साउंड टू नेविगेट एंड लोकेट ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली जैसे हम लोगों को अंधेरे में देखने के लिए एक रोशनी या उजाले की आवश्यकता होती है, इनको ऐसी नहीं होती, यानी कि ये अपनी साउंड से ऑब्जेक्ट को पहचान लेते हैं, ठीक है। अब इस न्यूज का मेन पर्पज क्या है? तो इसका मेन पर्पज ये है कि साइंटिस्ट ये रिसर्च कर रहे हैं कि अच्छा, एक इसकी क्वालिटी और है कि ये बहुत सारे जो वायरसेस होते हैं, जो डेडली वायरस होते हैं, ठीक है, वो उनका होस्ट होता है, इंक्लूडिंग जैसे कोरोना वायरस, निपा वायरस, इबोला वायरस, मार्बर्ग वायरस, हैंड्रा वायरस। लेकिन ये इन सब का होस्ट तो होता है, लेकिन इन सब से ये खुद अफेक्ट नहीं होता। तो इसी क्वालिटी के आधार पर साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि क्यों ना इसके जीनोम से कुछ इस तरह की मेडिसिन बनाई जाए कि जो कि कैंसर या अदर डेडली डिसीजेस से फाइट किया जा सके।
So that's all for today, my dear students. I will come again with the next the Hindu news analysis. Till then, thank you very much. Goodbye.